सामईन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है रस्सी का राज। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब मैं ये कहानी भी सुना सकता हूँ। एक राज था जो अब खुला है। वो जवानी का राज था जिसे बुढ़ापे ने बेनकाब किया है। बुढ़ापे में आकर इंसान अहमक हो जाता है या उसमें जुर्रत पैदा हो जाती है। मैंने अपने हम उम्र बूढ़े देखे हैं जो अपनी जवानी के ऐसे भेद भी खोल देते हैं जिन्हें वो जवानी में छुपाए छुपाए फिरते थे। मेरा ख्याल है कि इंसान जब आखिरी मंजिल के करीब पहुंचता है तो उसे कब्र का अंधेरा और हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते दिखाई देने लगते हैं। इसलिए वो खौफ से अपने ज़मीर से गुनाहों का बोझ फेंकना शुरू कर देता है। उसे एक शायर ने इन अल्फाज में बयान किया है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो उसका बोझ हल्का किया जाता है। उसमें जो सामान लदा हुआ होता है वो दरिया में फेंकना शुरू कर देते हैं कि शायद कश्ती डूबने से बच जाए। मैं बूढ़ा आदमी हूँ। मेरी इस कमज़ोरी को आप सब बर्दाश्त कर लेना कि मैं बात लंबी किया करता हूँ। ये दरअसल मेरी नहीं, बुढ़ापे की कमज़ोरी है। जिस्म की ताकत ज़बान में आ जाती है या शायद ज़बान इतनी कमज़ोर हो जाती है कि चल पड़े तो उसमें रुकने की ताकत नहीं होती। मैं इस राज तक इस तरह पहुंचा हूं कि इस महीने अपने गांव गया, वहां अपनी खेतियां हैं, उन्हें देखने के लिए गांव जाना पड़ा। असल बात यह है कि मैं गांव जाने के लिए बहाने ढूंढता हूं। शहर में मुझ जैसे मवेशी का कहाँ दिल लगता है। सड़कों पर चलते हुए डर लगता है। इस महीने गांव गया तो सख्त पछतावा हुआ कि मैं इलेक्शन के बाद क्यों ना गया। नवंबर तो तारीखी महीना है। कुर्सी की तीसरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी और मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझ पर क्या बीतेगी। कहते हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर चला जाता है, लेकिन मैंने शहर से गांव का रुख कर लिया। इलेक्शन में अभी कुछ दिन बाकी थे लेकिन दोनों तरफ की फौजें मैदान में उतर चुकी थी। बस जो मुझे शहर से लाई थी वो शहर से 30 मील के फासले पर उतार कर आगे निकल गई और मैं अपने गांव को जाने वाली वैन में बैठ गया। अभी अच्छी तरह बैठ भी नहीं सका था कि एक सलाम दाएं तरफ से और ऐसा ही एक सलाम पीछे से आया। दोनों सलाम धमाका खेज और दूर मार थे। मैंने पहले दाएं फिर पीछे देखा। सलाम दागने वालों के हाथ मेरी तरफ बढ़े। मैंने दोनों से मुसाफा किया। दोनों इलेक्शनी सलाम थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया लेकिन मेरे लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था। ये दोनों आदमी उम्मीदवार नहीं थे बल्कि मेरे हलके के उम्मीदवार के रिश्तेदार और वर्कर थे। दोनों ने मुझे बताया कि मेरा वोट गांव में है। दोनों ने मेरी तारीफें शुरू की तो मुझे शक होने लगा कि किसी और की बात हो रही है। फिर उन्होंने अपने उम्मीदवार की शराफत, पाकिस्तान से मोहब्बत, उसकी सदाकत पसंदी और दयानतदारी का जिक्र छेड़ा तो भी मुझे शक हुआ कि किसी और का जिक्र हो रहा है। मैं उसे सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ये तहरीर इलेक्शन के नताइज से पहले लिख रहा हूँ। मालूम नहीं ये उम्मीदवार कामयाब होगा या नहीं, उसमें और कोई खूबी है या नहीं। अलबत्ता उसकी सेहत काबिल रश्क नहीं बल्कि काबिल हसद है। गाड़ी के जिस तरफ बैठ जाए उधर के दोनों टायरों पर शक होने लगता है कि हवा कम है। आप उसे देखें तो आप कहेंगे कि ये आदमी उम्मीदवार नहीं उम्मीद से है। वैगन भर गई तो चल पड़ी। दो जगहों पर रुकी तो वहां भी इलेक्शन का हंगामा देखा। रंग बिरंगे झंडों और झंडियों और पोस्टरों का जंगल देखा। मजदूर और मुसलमान अलग अलग मोर्चाबंदी की हालत में देखे। लाउड स्पीकरों की चिंगाड़ने से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। मजदूरों और मज़ारों को अपने पांवों में बिठाकर उनसे टांगे दबवाने और मालिश करवाने वाले अब अपने छपवाए हुए पोस्टरों के मुताबिक उन मजदूरों और मज़ारों के खादिम बने हुए थे जिन्होंने कभी मस्जिद में कदम नहीं रखा और जो देहात के मौलवियों को भी अपना कमीन बनाकर रखते हैं। वो इस्लाम और शरीयत के अलंबरदार बने देखे। आखिर वैन वहां रुकी जहां मैंने उतरना था। मैं उतरा। मुझे सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया और दो बच्चियों ने मुझे गुलदस्ते पेश नहीं किए, बाकी कोई कसर नहीं रहने दी गई। मेरा इस्तकबाल ऐसा पुरतपाक और वालिहाना किया गया जैसे मैं किसी मुल्क का सदर या डिक्टेटर हूँ और सरकारी दौरे पर आया हूँ। इन लोगों ने मेरा इस्तकबाल ऐसा ही करना था क्योंकि मैं सिर्फ एक पर्ची नहीं
बल्कि 20-22 पर्चियों की एक कॉपी हूँ। उस कॉपी में से कोई एक पर्ची फाड़ कर अलग नहीं की जा सकती। गांव में भी इतना असर और रसूख है कि दूसरी कापियों में से एक एक दो दो पर्चियां फाड़ कर अपनी कॉपी में लगा सकता हूँ। ये वजह थी कि गांव के स्टाफ पर मेरा इस्तकबाल शहाना हुआ, लेकिन इस्तकबाल करने वाले दो गिरोह थे, ज़ियाइज़्म और भुट्टोइज़्म। उन्होंने मेरी वही हालत कर दी जो मेरी नौजवानी में उस गीदड़ या खरगोश की हुआ करती थी, जो शिकार पर हमारे कुत्तों के घेरे में आ जाता था। मैं ऐसा पत्थर हूँ जिस पर कोई इज़्म असर नहीं करता। मैं मुजस्समे अज़म हूँ और उसका ताल्लुक इस्लाम के साथ है। इस्लाम से मेरी मुराद सियासी इस्लाम नहीं, मेरा इस्लाम मुझसे पर्चियां नहीं मांगा करता। मैं खैरियत से अपने घर पहुंचने में कामयाब हो गया। गांव में मैं जब भी जाता हूं तो सबसे पहले कब्रिस्तान में अपने मरहूम दोस्तों की कब्रों पर फातिहा के लिए जाता हूं, मगर उस रोज बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने पाकिस्तान के इलेक्शन पहले भी देखे हैं। हर उम्मीदवार को राजी रखने का तरीका मुझे आता है। अब भी मैंने वही तरीका आजमाना था। नवंबर के उस दिन जब मैं गांव गया तो इलेक्शन का हंगामा देखकर मुझे एक इलेक्शन याद आ गया और मैं उसकी याद में गुम हो गया। वो सन 1964 का इलेक्शन था। अंग्रेजों की हुकूमत का आखिरी इलेक्शन था। उसे आखिरी मुसलमानों ने बनाया था। जी में आती है कि आज के सियासी लीडरों और उनके साथ काम करने वालों को उस इलेक्शन का आंखों देखा हाल सुनाऊं और उन्हें बताऊं कि उस इलेक्शन में काम करने वाले उजरती नहीं थे। उन्होंने दिहाड़ियों के हिसाब से काम नहीं किया था। ना पेशावर नाराबाज इस्तेमाल हुए थे। हर मुसलमान का एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान। मुसलमानों का झंडा एक था और सब एक महाज पर इकट्ठे हो गए थे। मुतालबा एक, जज्बा एक, अज़म एक। आप जानते होंगे कि अज़म और इज़म में कितना फ़र्क होता है। मेरी नाकस अकल कहती है कि अज़म एक कुव्वत है और इज़म एक सहारा, एक बैसाखी मसनूई सहारा, एक फ़रेब है। उस वक्त मैं और मेरे दोस्त जवान थे। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत की तरह हमारी जवानी के भी आखिरी दिन थे। लेकिन शहरों से कुछ लोग आए। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का मुकाम क्या होता है। उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताईं और जो हमारे दिलों पर असर कर गईं। उस असर ने हमें नौजवान बना दिया और हम मैदान में कूद पड़े। हमारा मुकाबला हिंदुओं से था। दौलत हिंदुओं के पास थी, तालीम हिंदुओं के पास थी और अंग्रेज हिंदुओं के साथ थे। मेरे इलाके के बेशुमार मुसलमान हिंदू साहूकारों के मकरूज थे। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मेरे इलाके के मुसलमान फौजी थे और फौज में भर्ती होना उनकी ज़रूरत नहीं बल्कि रिवायत थी, और अनपढ़ रहना भी उनकी रिवायत ही थी। ये लोग तस्लीम नहीं करते थे कि हिंदुस्तान का बादशाह कोई और भी हो सकता है। अंग्रेज से आज़ाद होने को ये लोग तसव्वुर में भी नहीं ला सकते थे। उन लोगों में सियासी बेदारी करना बज़ाहिर नामुमकिन लगता था। पाकिस्तान की अहमियत को वो क्या समझते? वो पाकिस्तान का मतलब ही नहीं समझते थे। उनमें जो कोई समझ जाता वो मजाक उड़ाता था, लेकिन मुसलमान के खून में जो जज्बा सदियों से चला आ रहा है वो लीडरों ने बेदार किया। फिर यही अनपढ़ लोग थे जो पाकिस्तान का नारा लगाकर मैदान में उतरे तो उन्होंने अंग्रेजों और हिंदुओं को हैरान कर दिया। ये किस्सा बहुत लंबा है। अगर मैं हर एक वाकया और ये पूरा किस्सा सुनाने लगूं तो बहुत ज्यादा वक्त सर्फ हो। हम सब मुस्लिम लीग के वर्कर बन गए थे। किराए के नारेबाजों की जरूरत ही नहीं थी। नारे अपने आप हमारे सीनों से निकलते थे। ये नारे नहीं बल्कि जमीन आसमान को हिला देने वाले धमाके थे। वो भी इलेक्शन ही था। हर मुसलमान सही मायनों में मर्द मोमिन बना हुआ था। किसी को कोई जाती गर्ज नहीं थी, कोई लालच नहीं था। सब जानते थे कि पाकिस्तान के कयाम का इन्हसार सिर्फ इस इलेक्शन पर है। अब हार गए तो हमेशा के लिए हार गए और हिंदुओं के गुलाम बन गए। मैं आलिम फाजिल या सियासतदान नहीं। मैं वाज और लेक्चर नहीं कर सकता। मैं जो देखता हूँ और जो महसूस करता हूँ वो कहे देता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने अपनी महफिल में जब भी सन 1964 के इलेक्शन का जिक्र किया तो मुझे कहा गया कि उस वक्त हमारा एक नस्बुलैन था। पाकिस्तान के नाम का अपना अलग वतन लेना था। अब कोई नस्बुलैन नहीं। अब तो इलेक्शन कुर्सी की लड़ाई है। उम्मीदवार इस तवक्को से इलेक्शन पर लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं कि जीत गए तो कई गुना ज्यादा वसूल कर लेंगे। नस्बुल-ऐन तो आज भी मौजूद है और ये सन 1964 के नस्बुल-ऐन से ज्यादा अहम है। सन 1964 में तो पाकिस्तान हासिल करना था जो हमने कर लिया।
अब पाकिस्तान को बचाना है, इसे तबाही के गड़े से निकालना है। आधा पाकिस्तान तो हम गंवा चुके हैं, बाकी निस्फ भी जिन खतरों में घिरा हुआ है वो आप सब खुद देख रहे हैं। मगर इस नस्बुल ऐन को अलग फेंक दिया गया है और इलेक्शन इक़्तिदार की बाकायदा जंग बन गए हैं। मैं अब गांव गया तो इलेक्शन में जो ज़रा सी दिलचस्पी रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई। अल्लाह ने मुझे रोटी कपड़ा बहुत दे रखा है और मकान भी है और मेरे पास इस्लाम भी है। मुझे सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, उसकी सलामती के लिए मैं अब दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैं कह रहा था कि मैं गांव जाता हूं तो सबसे पहले अपने दोस्तों की कब्रों पर हाजिरी दिया करता हूं। मैंने उम्मीदवारों के वर्करों और रिश्तेदारों से जान छुड़ाई और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा, जो गांव से ज़रा दूर है। गांव से थोड़ी ही दूर गया होऊंगा कि पहले एक कुत्ता मुझ पर भौंका। उसकी आवाज़ पर दो और कुत्ते आ गए और मुझ पर भौंकने लगे। मैं उनके मुहासरे में खड़ा हो गया। मैंने हर एक कुत्ते को गौर से देखा। मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि उनमें से इलेक्शन में कौन खड़ा हुआ है, ताकि उसे कहूं कि उसी को वोट दूंगा। मुझे रास्ता दे दो। साफ पता चलता था कि वो मुझसे वोट मांग रहे हैं। उनके करीब मिट्टी का एक ढेला आ गिरा। वो पीछे तो हट गए लेकिन भौंकते रहे। फिर एक ढेला और गिरा और कुत्ते मुंतशिर हो गए। मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ से ढेले आए थे। तकरीबन मेरी उम्र की एक बूढ़ी औरत झुककर एक और ढेला उठा रही थी। उसका ख्याल था कि मैं कुत्तों से डर रहा हूं, इसलिए रुका खड़ा हूं। कुत्तों को ढेले उसी ने मारे थे और अब तीसरा ढेला उठा रही थी। मैंने अपनी छड़ी घुमाई तो कुत्ते पीछे हट गए, लेकिन भौंकने से बाज ना आए। रहने दो नूर, मैंने बुढ़िया से कहा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। बुढ़िया ने उठाया हुआ ढेला फेंक दिया और हंसती हुई मेरी तरफ आई। उसका नाम नूर है। अब तो गांव के कुत्ते भी हमें नहीं पहचानते, उसने कहा। कुत्ते तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के थे, अच्छी नस्ल के थे, इसलिए बंदा क बंदा देख कर भौंकते थे। ये कमीन नस्ल के कुत्ते हैं, जहां कुछ खाने की मुश्क आती है वहां जा पहुंचते हैं, एक दूसरे पर भौंकते हैं। तुम कब आए हो? मैं अभी अभी आया हूँ, मैंने जवाब दिया। फातिहा के लिए कब्रिस्तान जा रहा हूँ। चल, इकट्ठे चलते हैं, नूर ने कहा। मैं भी उधर ही जा रही हूँ, उसने आह लेकर कहा। कुछ दिन और अपने पांव पर कब्रिस्तान जाएंगे, फिर गांव वाले उठाकर हमें छोड़ आएंगे। और कितना कुछ जिएंगे साबू। तूने अच्छा किया शहर चला गया, दोस्तों पोतों में अच्छा वक्त गुजर जाता होगा। मैं समझता था कि मैं बहुत ही बोलता हूँ, लेकिन मेरे साथ की ये बुढ़िया ये तो बोले ही जा रही थी। मेरे कदम जरा तेज हुए तो वो मेरा बाजू पकड़कर कहने लगी, जरा आहिस्ता साबू, अब मुझसे इतना तेज नहीं चला जाता। और कभी कहती, क्या बहुत जल्दी है तुझे कब्रिस्तान पहुंचने की? वो बोलती जा रही थी और मैं हूँ हाँ करता उसके साथ चला जा रहा था। उसकी आवाज में बुढ़ापे का लर्जा पैदा हो चुका था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके बाल जो दूध जैसे सफेद हो गए थे, किसी वक्त काले हुआ करते थे। जवानी में दुपट्टा उसके सर पर रहता था और उसके चंद एक बाल दाएं और बाएं गाल और कानों के दरमियान दुपट्टे से बाहर नजर आते थे। वो कोई खास तौर पर खूबसूरत लड़की तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके चेहरे के नकूश दिलकश थे। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो नशे में हो। उसके होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। उसका जिस्म लंबूतरा था जो दिल को अच्छा लगता था। अब उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। उसके सफेद दांतों को उम्र ने खा लिया था और उसकी नशीली आंखें सफेद और बेनूर हो गई थीं। सीधा खड़ा जिस्म कमान की सूरत इख्तियार कर गया था। एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। बीवी मेरे गले में पटा डालने में नाकाम हो चुकी थी। उसने एक रोज मुझे होने वाले बच्चे का वास्ता देकर कहा था कि मैं कुत्तों की यारी और शिकार छोड़ दूं। मैंने उसे कहा था कि बच्चे को पैदा हो लेने दो, फिर मैं शिकार से तौबा कर लूंगा। हमारा शिकार मुफ्त होता था, उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता था। हमें माएं इसलिए रोकती थी कि यह खतरनाक शुगल था। मैं आपको कई हादसे सुना चुका हूँ। मन अपना पुराना पापी था। दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन मैंने शिकार से तौबा नहीं की। एक रोज हम कुत्तों को लेकर निकले और बहुत दूर निकल गए। एक बरसाती नाले से गुजरकर हम घाटी चढ़ गए। नाले के किनारे ऊंची दीवारों जैसे थे। ऊपर जाकर देखा, वसी इलाका बंजर और वीरान था। दरख्त बहुत थे और जगह जगह ऊंची नीची घास थी। झाड़ियां भी थीं और आक के पौधे ज्यादा थे।
आगे छोटी छोटी खेतियां थीं, गंदुम की फसल ऊंची हो गई थी और खोशे निकल आए थे। कुत्तों को हमने खुला छोड़ा हुआ था। उन खेतों के करीब जमीन कटी फटी थी। ऐसी जगहों पर जमीन में सुराख और बिल होते हैं। उनमें गीदड़ और खरगोश वगैरह रहते हैं। हमने इरादा किया कि कुत्तों को उन बिलों में छोड़ देंगे और ये खुद ही शिकार को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। 50-60 गज दूर खेतों में से एक सै निकली। वो एक तरफ को जा रही थी। हमारे एक कुत्ते ने उसे देख लिया और अपने साथियों को अपनी जबान में इत्तला दी। वो सह की तरफ दौड़ा और बाकी कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। सह दरमियानी बिल्ली जितनी बड़ी होती है, उसके तमाम जिस्म पर लंबे लंबे कांटे होते हैं। सबसे ज्यादा लंबे कांटे 1-1 फुट लंबे होते हैं। उनकी साख्त इस तरह होती है कि जिस्म के करीब पतले, दरमियान से मोटे और फिर पतले होते हुए सिरे पर जाकर नोकीले हो जाते हैं। उनकी नोकें सुइयों जैसी होती हैं। सह का तमाम जिस्म कांटों से ढांपा हुआ होता है। सिर्फ मुंह नजर आता है और पाँव, उनके पाँव इंसानों के नौजायदा बच्चे की पाँव की शक्ल के होते हैं। सिवाय मुंह के कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां कुत्ता मुंह डाल सके। उन कांटों को सह अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करती है। कुत्ता या कोई दरिंदा उस पर हमले की नीयत से उसके करीब जाता है तो वो कांटे फैला देती है। आम हालात में उसके कांटे बैठे हुए परिंदे के परहों की तरह को पीछे रहते हैं। हमने चूंकि अपने कुत्तों को सह पर हमला करने की ट्रेनिंग दे रखी थी, इसलिए वो उसके मुकाबले में डट जाते थे, लेकिन उनके मुंह जख्मी हो जाते थे। उस सह को देखकर कुत्ते उसकी तरफ दौड़े। सह ने कुत्तों को बर वक्त देख लिया और दौड़ पड़ी। कुत्तों ने उसे घेरे में ले लिया। हर कुत्ता इस कोशिश में था कि सह के मुंह को मुंह में ले। ये आसान काम नहीं था। सह ने अपने कांटे खड़े कर लिए थे। कुत्तों ने सह को घेरे में ले लिया था। सह इस मुहासरे से निकलने के लिए जिस तरफ जाती, उधर से कुत्ते उसके कांटों से डरते पीछे हट जाते। कोई कुत्ता उसके मुंह की तरफ बढ़ता तो सह उसकी तरफ अपना पहलू कर लेती या बिल्कुल घूम जाती। इस तरह कुत्तों का ये दायरा एक तरफ हटता गया। कुत्तों के पीछे हमारा दायरा था। हम भी कुत्तों के दायरे के साथ इधर उधर होते जा रहे थे। एक कुत्ते ने सह पर हमला कर दिया, लेकिन वो चीखता चिल्लाता पीछे को दौड़ा। उसके होंठों से खून फूट आया था। इसके साथ ही हमारे साथी की सख्त घबराई हुई आवाज सुनाई दी, ओ ओए। ये आवाज दूर हटती गई। हम सब ने उधर देखा। अक्कू दंदी से गिर पड़ा है, हमारे एक साथी ने कहा। हम सै और कुत्तों की लड़ाई देखते देखते पीछे हटते जा रहे थे। हम में से किसी ने भी ना देखा कि पीछे बरसाती नाले का दीवार जैसा ऊंचा किनारा है, जिसे हमारी जबान में दंदी कहते हैं। उसकी बुलंदी कमोबेश 50 फुट थी। ये दंदियां तोदों की शक्ल में टूट टूट कर गिरती रहती हैं और तोदे नीचे आकर टूटते नहीं, ये अलग अपना वजूद कायम रखते हैं। हमने नीचे देखा। हमारा साथी अक्कू नीचे पड़ा था। उसका ऊपर का धड़ नजर आ रहा था। पेट से नीचे का जिस्म 2-3 छोटे तोदों के नीचे आया हुआ था। हम सह और कुत्तों को भूल गए और उस घाटी की तरफ दौड़े जिससे हम ऊपर आए थे। नीचे जाकर अक्कू तक पहुंचे। हमारे रास्ते में छोटे बड़े तोदे थे। उनके ऊपर से गुजरते हम अक्कू तक पहुंचे थे। वो बेहोश पड़ा था। उसकी टांगों और पेट पर मिट्टी के जो तोदे पड़े थे वो हटाए। ये 2-2, 3-3 मन वजनी तोदे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि अक्कू जिंदा रहेगा। वो ऊपर से गिरा और उस पर तोदे गिरे थे। वहां से उसे उठाकर अपने गांव तक लाना एक मसला था। हम अपने गांव से 12-13 मील दूर थे। कोई सवारी नहीं थी। अस्पताल कम से कम 22 मील दूर था। एक ही सूरत थी कि उसे करीब के किसी गांव में ले जाते। देहात में हड्डियां जोड़ने वाले और हर मर्ज का इलाज करने वाले सियाने हुआ करते थे, लेकिन अक्कू के जिस्म पर जख्म नहीं था। ये भी मालूम नहीं था कि उसकी कोई हड्डी टूटी है या नहीं। मुझे दोस्तों ने कहा कि मैं ऊपर जाकर देखूं कि करीब कोई गांव है तो वहां से चारपाई ले आऊं। मुझे मालूम था कि किसी भी गांव में जाकर बताया कि हमारा एक दोस्त दंदी से गिर पड़ा है तो गांव के तमाम आदमी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। मैंने 2 साथियों को साथ लिया और वहां से नीचे आया। ओए लड़को, किसी की आवाज आई। वहां क्या कर रहे हो? ऊपर देखो, दंदी के तोदे गिरने वाले हैं। तोदे तो बाद में गिरेंगे चाचा जी, मैंने कहा। हमारा एक दोस्त ऊपर से गिर पड़ा है, वहां बेहोश पड़ा है। ऊपर से? उसने घबराई हुई आवाज में कहा। ओए कम अकलो, तुम शहरी तो नहीं लगते कि तुम्हें देहाती इलाके से वाकफियत ना हो। वो घोड़ी पर सवार था। बड़ी अच्छी नस्ल की तंदुरुस्त घोड़ी थी। घोड़ी लिबास और डील डोल से पता चलता था कि ये देहाती माशरे में ऊंचे दर्जे का आदमी है।
उसने मूछों और सर के बालों को खिजाब से काला किया हुआ था। उसके सर पर तुर्रे वाली पगड़ी जरी कुल्ले पर बांधी हुई थी। चेहरे पर बनावटी रोब भी था और कुदरती रोब भी। वो घोड़ी से नीचे उतर आया और बाग मेरे एक साथी के हाथ में देकर मिट्टी के तोदों पर कूदता फलांगता चढ़ गया। मैं उसके पीछे गया। मेरे दोस्तों को उसने पीछे हटाया और अक्कू के तमाम जिस्म को देखा। पसलियां दबाई, उन पर हाथ फेरा, उसके बाजुओं और टांगों को बारी बारी उठाकर और दोहरा करके देखा। हड्डियों पर जर्ब नहीं आई। उसने कहा, खुदा का शुक्र है, शायद सर को चोट आई है। उसने हमसे गांव का नाम पूछा। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जातें पूछीं, बापों के नाम पूछे। हमने उससे नाम पूछा। मैं ये नाम जाहिर नहीं करूंगा। ये बताए देता हूं कि वो फौज का रिटायर्ड जमादार था। अंग्रेजों के ज़माने में जमादार होते थे। पाकिस्तान आर्मी में इस ओहदे को नाइब सूबेदार कहते हैं। अंग्रेजों की हिंदुस्तानी फौज के जमादार बड़े दिलचस्प हुआ करते थे, लेकिन ये जमादार अपनी घोड़ी की तरह बड़ी अच्छी नस्ल का था। उसमें संजीदगी भी थी और वकार भी। तुम्हारा गांव बहुत दूर है, जमादार ने कहा। अस्पताल तो बहुत ही दूर है। इसे उठाओ और मेरी घोड़ी पर बिठाओ। अक्कू को उठाकर नीचे ले गए और जमादार के कहने पर घोड़ी पर बिठा दिया। वो बैठ नहीं सकता था क्योंकि वो बेहोश था। उसका सर ढलक जाता था। जमादार उसके पीछे घोड़ी पर सवार हो गया और अक्कू की पीठ अपने साथ लगाकर उसके सर को अपने कंधे पर डालकर उसके माथे पर हाथ रख दिया। अक्कू के कपड़ों और सर पर मिट्टी ही मिट्टी थी और जमादार के कपड़े धुले धुलाए थे। उसने फ्रॉक कोट पहन रखा था। अक्कू की सारी मिट्टी ने जमादार के कपड़े खराब कर दिए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। बरसाती नाले में पानी की एक लकीर सी बह रही थी। उन नालों की शान सावन भादों में देखने वाली होती थी। जमादार नाले के अंदर अंदर चल पड़ा। हमने मुंह से विसलें बजाईं, कुत्तों के नाम ले लेकर पुकारा। कुत्ते घाटी उतर कर आ गए। हमने उन्हें जंजीरें डालीं और जमादार की घोड़ी के पीछे पीछे चल पड़े। मालूम नहीं कुत्तों ने सह को मार लिया था या नहीं। 5-6 कुत्तों के मुंह सह के कांटों से लहूलुहान थे। जमादार जरा आगे जाकर घाटी चढ़ गया। हम ऊपर गए तो एक गांव की छतें नजर आने लगी। ये जमादार का गांव था जो नशेबी इलाके में था। एक तरफ सिलों की चट्टानें थीं, आगे तमाम इलाका ऐसी ही चट्टानों का था। एक रास्ता हमें नीचे ले गया और हम जमादार के गांव में दाखिल हुए। जमादार का मकान पक्का था। वो अच्छी खासी हवेली था जो गांव के कच्चे मकानों में महल जैसी लगती थी। जमादार ने अक्कू को ड्योढ़ी के साथ वाले एक कमरे में पलंग पर लिटाया। इतने सारे कुत्ते और शिकारी पार्टी को देखकर गांव के लोग जमादार की हवेली के सामने इकट्ठे हो गए। बेहोश अक्कू भी उनके लिए सनसनीखेज तमाशा था। जमादार ने एक आदमी को बुलाकर कुछ कहा और वो फौरन जमादार की घोड़ी पर सवार होकर चला गया। अक्कू होश में आ गया। वो कहता था कि दर्द से सर फट रहा है। पीठ और बाजू में भी दर्द की शिद्दत की शिकायत करता था। उसे इससे ज्यादा दर्द होना चाहिए था। हम तो समझते थे कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई होंगी या टेढ़ी हो गई होंगी। वो बहुत ऊंची जगह से गिरा था। उसकी खुशकिस्मती ये थी कि वो मिट्टी के तोदे थे जिन पर वो गिरा था। अगर जगह पथरीली होती तो अक्कू जिंदा नहीं रह सकता था और ये कहानी भी ना बनती जो मैं सुना रहा हूँ, और हम पर हमेशा के लिए दफा 144 नाफिज हो जाती कि गांव में नौजवान लड़के 4 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते और कोई लड़का छुरी, चाकू, लाठी और कुत्ता अपने साथ लेकर चल फिर नहीं सकता। कुत्तों पर भी पाबंदी आयद हो जाती कि कोई कुत्ता गांव से बाहर नहीं जा सकता। अगर कुत्ता अकेला हो तो गांव से थोड़ी दूर तक जा सकता है, लेकिन अपने मालिक को साथ लेकर कहीं नहीं जा सकता। हम अब भी महफूज नहीं थे। यह हादसा मामूली नहीं था। अक्कू हिलने जुलने के काबिल नहीं था। हमने अपने गांव इत्तला देनी थी। हमने जमादार से कहा कि वो गांव से हमें घोड़ी या टट्टू दे दे जिस पर बिठाकर हम अक्कू को घर ले जाएं। मेरी नाक कटवानी है, जमादार ने ऐसे रोब से कहा जिसमें पिदराना शफकत होती है। मेरी पगड़ी अपने और मेरे गांव में उछालनी है। मेरे गांव का कोई आदमी तुम्हारे गांव के करीब इस हालत में पड़ा होगा तो क्या तुम उसे उठाकर यहाँ ले आओगे? तुम सब खानदानी लड़के हो, मुसलमानों की औलाद हो। ये घोड़ी या टट्टू पर बैठने के काबिल हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी घोड़ी दूंगा। अभी तो मैंने सियाने को बुलाया है, वो इसे देखेगा, दवा दारू करेगा, फिर जिस तरह वो कहेगा मैं उस तरह करूंगा। ये उस दौर का देहाती माशरा था। ये जमादार हम पर खसूसी मेहरबानी नहीं कर रहा था। उसकी जगह कोई गरीब आदमी होता तो वो भी यही करता और ऐसे ही कहता।
हम अपने कुत्तों समेत सिर्फ जमादार के नहीं, सारे गांव के मेहमान थे। मैं ये भी वाज़िया कर दूं कि सियाना डॉक्टर और हकीम को कहा जाता था, और जिन देहातों को शहर की हवा लग जाती थी, वो डॉक्टर को डाकदार कहा करते थे। जमादार का बुलाया हुआ सियाना आ गया। वो एक हिंदू हकीम था और जिराफ भी था। उसने अपने अंदाज से अक्कू का मुआयना किया। उसकी तशखीस ये थी कि हड्डियां बिल्कुल ठीक हैं, सर पर चोट आई है और जिस्म के बाज पट्टों पर बहुत बुरा दबाव पड़ा है। उसने हुक्म के लहजे में कहा कि मरीज को कम से कम 7 दिन पलंग से उठने नहीं देना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, जो मैं ना भी सुनाऊं तो फर्क नहीं पड़ता। बात लंबी होती जा रही है। हमारा एक दोस्त हुआ करता था, जिसका मैंने अपनी कहानी में कभी जिक्र नहीं किया। उसका नाम रफीक था और उसे फीका कहते थे। खूबसूरत नौजवान था। खूबसूरती से मुराद जनाना खूबसूरती नहीं, उस वक्त मर्दों की खूबसूरती कुछ और ही तरह की होती थी। दराज कद, घुटा हुआ जिस्म, चेहरे पर भी और बातों में भी खुद एतमादी और इखलाकी जुर्रत। हमने फीके को ये ड्यूटी दी कि वो अक्कू के साथ रहे और हम सब अपने गांव चले जाते हैं। जमादार ने हम सब की खातिर तवाज़ा दिल खोल कर की। ऐसी ही खातिर तवाज़ा हमारे कुत्तों की भी हुई। अक्कू को हिंदू सियाने ने देसी दवाइयाँ दी और उसके कहने पर उसे गर्म दूध पिलाया गया, जिसमें घी डाल दिया गया था। उस वक्त घी का मतलब खालिस देसी घी होता था। देहात में बनास्पति और नाखालिस का तो तस्वुर ही नहीं था। फीके को वहां छोड़कर हम अपने गांव को रवाना हुए। हम जानते थे कि अक्कू के हादसे की इत्तला पर हम सब की माएं हमारे साथ क्या सलूक करेंगी। वो सलूक हमारे साथ हुआ। उसकी तफसील मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं। यूं कह लें कि जिस तरह जमादार ने दिल खोल कर हमारी खातिर मदारात की थी, उसी तरह माओ ने भी हमारी खातिर तवाज़ा की। उसी में उन्होंने हमारे वालिद साहिबान को भी मदऊ कर लिया, जो हमें गांव से इतनी दूर जाने और खतरनाक खेल खेलने की इजाजत दे दिया करते थे। कयामत तो अक्कू के घर बरपा हुई। हमने उसके घर ये नहीं बताया था कि वो बेहोश हो गया था। ये भी ना बताया कि वो कितनी बुलंदी से गिरा था और तोदे उस पर गिरे थे। हमने ये कहा कि वो जरा गिर पड़ा। उसके घर वाले समझ गए कि वो हमारे साथ वापस जो नहीं आ सका और किसी और गांव में है, तो वो जरा सा नहीं गिरा। अक्कू की माँ, उसका बाप, एक बहन और एक भाई उसी वक्त चल पड़े। मैं और मेरा सबसे प्यारा दोस्त राजा शहबाज खान उनके साथ गए। हम सब घोड़ियों पर सवार थे। जमादार का गांव 13-14 मील दूर था। वहां हम रात को पहुंचे जब सब सोए हुए थे। वो अक्कू को साथ लाना चाहते थे, लेकिन जमादार ने उन्हें कहा कि सियाने ने बड़ी सख्ती से कहा है कि इसे 7 दिन पलंग से उठने नहीं देना। सियाने ने जिस्म के बाज हिस्सों की खास किस्म की मालिश बताई थी, जो जमादार के एक नौकर के जिम्मे थी। जमादार के घर के तमाम अफराद जागे और उन्होंने हमारा इस्तकबाल ऐसे अंदाज से किया जैसे हम सब उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हों और हज करके वापस आए हों। अक्कू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म का ये हाल था कि उससे उठकर बैठा ना गया। उसकी माँ और बहन उस पर गिर गिर जाती थी। जमादार के घर के सारे अफराद उसी कमरे में आ गए थे। उनमें एक नौजवान था जिसकी उम्र 22-23 साल होगी। उसी उम्र की एक लड़की थी जो जमादार की बेटी ही हो सकती थी। जमादार की बीवी भी थी। कोई औरत चुप नहीं बैठ सकती। अगर कोई औरत अपने घर में चुप बैठी हो तो समझो कि खामिन ने उसका गला दबाया हुआ है। यही हाल जमादार की बीवी का था। दूसरे या शायद तीसरे दिन अक्कू की माँ, बहन, बाप और भाई अपने गांव वापस आ गए और फीका अक्कू के साथ रहा। यहाँ से एक ड्रामा शुरू हो गया। 7-8 दिनों के बाद अक्कू वापस अपने घर आ गया। उसके माँ बाप इन 7-8 दिनों में 2 बार उसे देखने गए थे। हिंदू हकीम ने उसे आने की इजाज़त नहीं दी थी। आखिर अक्कू चलने फिरने के काबिल हो गया और हकीम ने उसे इजाज़त दे दी। उसके सर को ऐसी चोट आई थी कि सर का दर्द नहीं जाता था, और कभी कभी अक्कू इस तरह बातें करने लगता था जैसे उसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया हो। ये हालत ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रहती थी। हकीम ने उसे कहा था कि वो तीसरे चौथे दिन उसके पास आया करे। अपने गांव वापस आकर तीसरे चौथे दिन अक्कू हकीम के पास जाने लगा तो उसका भाई उसके साथ जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फीके ने कहा कि वो साथ जाएगा। अक्कू ने भी यही जिद की कि फीका उसके साथ जाएगा। माँ बाप ने उसकी जिद मान ली और वो दोनों घोड़ियों पर गए और शाम को वापस आ गए। उसके बाद अक्कू वहां जाता रहा। वो हमारा दोस्त था। हमने और 2-3 दोस्तों ने उसे हर बार कहा कि हम उसके साथ चलेंगे, लेकिन उसने कोई ना कोई बात बनाकर टाल दिया।
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیکا زیادہ زور دے کر کہتا تھا کہ ہم نہ چلیں۔ اس سے ہمیں کچھ شک سا ہوا۔ ایک روز میں نے، شہباز خان نے اور افضل نے اکو کو گھیر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ ہمیں کیوں ساتھ نہیں جانے دیتا۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن ہم ٹلنے والے نہیں تھے۔ ہماری دوستی بڑی گہری تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری اور دیانتداری کے قائل تھے۔ اکو نے راز کی بات بتا دی۔ بات یہ تھی کہ جمع دار کی بیٹی فیکے پر فدا ہو گئی تھی۔ فیکے کے چہرے اور جسم میں اتنی کشش تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس پر فدا ہو جاتی، لیکن اکو، شہباز نے اسے کہا، تم نے فیکے کو روکا نہیں؟ اسے تم نے کہا نہیں کہ جس آدمی نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے عشق بازی شروع کر دی ہے؟ یہ تو کمین لوگوں کا کام ہے۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اکو نے کہا۔ میں اللہ، رسول اور قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فیکے کی نیت بد نہیں، اور لڑکی کی طرف فیکے نے قدم نہیں بڑھایا تھا بلکہ لڑکی خود فیکے کی طرف کھینچی ہوئی آئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی جمع دار کی بیٹی نہیں، وہ جمع دار کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ جمع دار نے لڑکی کو پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے فیکے کو پکڑا اور اسے شرمسار کرنے کی کوشش کی اور اس سے حقیقت پوچھی۔ اس نے ساری بات کھول کر بتا دی۔ وہ اس لڑکی کو جمع دار کی بیٹی ہی سمجھتا رہا۔ اکو کو کھانا وغیرہ دینے یہی لڑکی اس کمرے میں آتی تھی۔ وہ بڑی جلدی اکو اور فیکے کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ وہ زیادہ تر فیکے کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ فیکا اکو کی بہت خدمت کرتا رہا۔ تیسری رات سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ فیکے کو کسی نے ہلا کر جگایا۔ وہ سمجھا اکو نے جگایا ہے، لیکن اکو تو خراٹے لے رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، چپ کر کے ڈیوڑی میں آ جاؤ۔ ہونٹ اس کے کان کو چھو رہے تھے۔ فیکا دبے پاؤں ڈیوڑی میں گیا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو جمع دار کی بیٹی ہے۔ وہ بہت گھبرایا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ فیکے نے ذرا غصے سے پوچھا۔ جمع دار صاحب نے دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا صلہ یہ تو نہیں؟ تم مرد ہوتے ہی بد نیت ہو، لڑکی نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں بدی کے سوا اور کچھ کیوں نہیں آتا؟ اگر میں ایسی کتیا ہوتی جیسی تم سمجھ رہے ہو تو اس گھر میں ایک جوان آدمی موجود ہے۔ وہ کون ہے؟ جمع دار چاچا کا بیٹا، لڑکی نے جواب دیا۔ اور تم کون ہو؟ فیکے نے پوچھا۔ کیا تم جمع دار صاحب کی بیٹی نہیں ہو؟ انہیں چاچا کیوں کہتی ہو؟ یہ تو میرے سگے چاچا بھی نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ بات میں پھر بتاؤں گی۔ میں نے تمہارے دوست سے معلوم کر لیا ہے کہ تم شادی شدہ نہیں۔ کیا سچا پیار کر سکتے ہو؟ محبت ہوگی تو سچی ہوگی، فیکے نے کہا۔ انہوں نے پیار اور وفا کی باتیں کی لیکن فیکا شک میں مبتلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لڑکی کا چال چلن صحیح نہیں یا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ لڑکی کی یہ دلیری کوئی معمولی بات نہیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے مہمان کے پاس چوری چھپے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں یا چال چلن ٹھیک نہیں۔ اگلی رات وہ پھر آئی اور فیکے کو ڈیوڑی میں لے گئی۔ دیہات کے عام مکانوں میں اس طرح ڈیوڑی میں ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کشادہ حویلی تھی جس میں کمرے زیادہ تھے۔ جمع دار کا بڑا بیٹا حویلی کے پچھلے حصے میں سویا کرتا تھا۔ ادھر مویشیوں کے آنے جانے کے لیے دروازہ تھا۔ زیادہ خطرہ اسی بیٹے کا تھا کہ وہ لڑکی کو پکڑ لے گا۔ اس دوسری ملاقات میں لڑکی نے ثابت کر دیا کہ وہ دل اور روح کی گہرائیوں سے چاہے جانے والی لڑکی ہے، اور اس نے اپنے چال چلن اور دماغ کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اس رات جلدی جلدی میں باتیں ہوئیں، پھر ان کی ایک ملاقات ذرا لمبی ہو گئی۔ لڑکی نے فیکے کو اپنی حقیقت بتائی جو یوں تھی کہ اس گاؤں سے کوئی 1 میل دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ایسے گاؤں ڈھوک کہلاتے تھے۔ ہر ڈھوک کا اپنا ایک الگ نام ہوتا ہے لیکن ڈھوک کا لفظ ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا ڈھوک حیات بخش، ڈھوک شیخاں وغیرہ۔ یہ لڑکی ایسی ہی ایک ڈھوک کی رہنے والی تھی۔ اس کی کوئی برادری نہیں تھی، نہ کوئی قریبی رشتہ دار تھا۔ وہ خود تھی، اس کی ماں تھی، باپ تھا اور اسے 2 سال چھوٹا ایک بھائی تھا۔ یہ لوگ ذات کے راجپوت تھے۔ اس کنبے کی دشمنی ایک خاندان کے ساتھ تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اس دوران اس کی ماں فوت ہو گئی، پھر اس کا باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس وقت لڑکی کی عمر 19-20 سال ہوگی۔ اس کا بھائی 17-18 سال کا تھا۔ سنا تھا کہ بڑا خوبصورت اور طاقتور جوان نکلا تھا۔ بہن بھائی اکیلے تو رہ گئے تھے لیکن کسی کے محتاج نہیں تھے۔ اپنا مکان تھا، اپنی زمین تھی۔ نقصان یہ ہوا کہ سر پر کسی بزرگ کا سایہ نہ رہا۔
چھوٹے سے اس گاؤں میں راجپوت ذات کے جو گھر تھے وہ آپس میں رشتہ دار تھے اور انہوں نے ایکا کیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہ گھرانہ الگ تھلگ تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لڑکی کا باپ طبیعت کا ذرا تیز اور اکھڑ تھا۔ گاؤں میں کسی کی نہ سنتا نہ مانتا تھا، اپنی چلانے کی کوشش کرتا اور غصے میں آ جاتا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو ان کے دشمن خاندان کے دو آدمیوں نے لڑکی کے بھائی سے کہا کہ ان کی دشمنی اس کے باپ کی وجہ سے تھی، وہ مر گیا ہے، اس لیے دشمنی ختم ہو گئی ہے۔ بزرگوں نے لڑکی کے بھائی سے کہا کہ وہ اپنی بہن کا رشتہ فلاں لڑکے کو دے دے، دشمنی چاہے میرے باپ کی وجہ سے تھی۔ لڑکی کے بھائی نے کہا لیکن وہ میرا باپ تھا، تم لوگوں نے اس کے ساتھ لڑائیاں کی تھیں اور اس کی بے عزتی کی تھی، میں تمہیں اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد گاؤں کے بڑے آدمیوں نے لڑکے کو سمجھانا بجھانا شروع کر دیا کہ رشتے دینے سے دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور اسے بھی کسی کی بیٹی کا رشتہ مل جائے گا، لیکن لڑکی کا بھائی نہیں مانا۔ لڑکی نے فیکے کو بتایا کہ ایک نوجوان نے اسے محبت کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ اس کے بھائی سے اسی نوجوان کے لیے لڑکی کا رشتہ مانگا جا رہا تھا، لیکن بھائی نے صاف جواب دے دیا تھا۔ لڑکی کو یہ نوجوان لڑکا اچھا لگتا تھا۔ لڑکی نے اس کی محبت کا پیغام قبول کر لیا، لیکن شادی کا فیصلہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ بہن بھائی کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہتی تھی۔ بھائی چھوٹا تھا لیکن بہن نے اس کو دل میں بڑے بھائی اور باپ کا درجہ دے رکھا تھا۔ بھائی نے بہن سے کہا تھا کہ گاؤں سے باہر جس کسی کا نام لوگی اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گا، اگر وہ چھوٹی ذات کا ہوا تو بھی پرواہ نہیں کروں گا، اور آدھی زمین تمہارے نام کر دوں گا۔ گاؤں میں کسی کے گھر میں رشتہ دوں گا بھی نہیں اور لوں گا بھی نہیں۔ بہن بھائی کچھ اور بڑے ہو گئے۔ جب لڑکی اور فیکے کی ملاقات جمعدار کے گھر میں ہوئی، اس سے 6 مہینے پہلے لڑکی کا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا۔ بہن اس کی تلاش میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں کے آدمی اسے کہتے تھے کہ تمہارا بھائی بچہ نہیں تھا کہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا، وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہے، سیر سپاٹا اور عیش موج کر کے واپس آ جائے گا۔ بہن کہتی تھی کہ اس کا بھائی اسے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ وہ کبھی اس طرح گیا ہے۔ وہ تھانے رپورٹ لکھوانے کی بات کرتی تھی تو اسے کہا جاتا تھا کہ وہ تھانے نہ جائے کیونکہ اس کا بھائی خود ہی گیا ہے۔ اگر تھانے رپورٹ لکھوائی اور اس کا بھائی آ گیا تو تھانے دار سخت ناراض ہوگا اور وہ سزا بھی دلا دے گا۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقے کا تھانے دار بڑا خوفناک آدمی سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی ویسے تو جرت اور ہمت والی تھی، مردوں کے منہ پھیر سکتی تھی، لیکن پولیس اور قانون کے متعلق یہی جانتی تھی کہ ان سے ڈرنا چاہیے۔ جس آدمی نے اسے محبت کا پیغام بھیجا تھا اور جو اس کے رشتے کا امیدوار بھی تھا، وہ اسے ملا اور کہا کہ وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ لائے گا، لڑکی اتنا کرے کہ اس کے ساتھ نکاح پڑھا لے۔ پھر میرے بھائی کو تم نے ہی غائب کیا ہے، لڑکی نے کہا۔ بے وقوف نہ بنو، اس کے چاہنے والے نے کہا۔ مجھے ایک شک ہے، وہ ایک گاؤں کی ایک شادی شدہ عورت کے جال میں آیا ہوا ہے۔ یہ جوان اور بہت خوبصورت عورت ہے۔ تمہارا بھائی اس کے پاس چلا گیا ہے۔ اس عورت کا خاوند بیمار ہے اور تمہارا بھائی اسے علاج کے لیے پیسے دیتا رہتا ہے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہوتی تو مجھے بتائے بغیر میرے بھائی کو ڈھونڈ لاتے، لڑکی نے کہا۔ لیکن تم مجھ پر شرط عائد کر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نکاح پڑھا لوں پھر تم میرے بھائی کو لے کر آؤ گے۔ اس آدمی نے لڑکی کے ساتھ بڑی گھٹیا باتیں کی۔ لڑکی نے اسے صاف الفاظ میں دھتکار دیا۔ لڑکی نے اس آدمی کے خاندان کے ایک بزرگ کو شرمسار کیا اور اس کے آگے بہت روئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اس لڑکے سے پوچھوں گا، لیکن تم گدھی کی طرح اڑی نہ رہو، شادی کے لیے ہاں کر دو، تمہارے بھائی نے کہاں جانا ہے، آ ہی جائے گا۔ پہلے میرے بھائی کو آ لینے دو، لڑکی نے کہا، اور باہر کھڑے ہو کر اس نے اس بزرگ کی اور اس کے خاندان کی بہت بے عزتی کی۔ چونکہ وہ عورت تھی اس لیے اس پر کسی نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا، لیکن گالیاں بہت دی گئیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس پر اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا کہ وہ عورت ہے، لیکن اس اکیلی، یتیم اور بے آسرا نوجوان لڑکی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور فریب کیا جا رہا تھا۔ یہ کوئی عجیب یا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ آج بھی جبکہ دیہات میں نئی روشنی اور تعلیم بھی پہنچ گئی ہے، لوگ ناک کی خاطر ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو لوگ کسی لڑکی کے رشتے سے انکار کو اپنی توہین سمجھتے تھے اور قتل اور اغوا تک نوبت پہنچا دیتے تھے۔ لڑکی روتی رہی۔ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بہت تھے لیکن دلی طور پر کوئی بھی ہمدرد نہیں تھا۔
لڑکی کو چاہنے والے امیدوار نے 2-3 بار اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح پڑھا لے اور وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ لائے گا۔ میرے بھائی کو تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے۔ لڑکی نے کہا، اب تو میرے بھائی نے بھی آ کر کہہ دیا کہ تمہارے نام پر انگوٹھا لگا دوں تو بھی نہیں لگاؤں گی۔ اس سے تیسرے چوتھے دن گاؤں میں یہ خبر آئی کہ لڑکی کے بھائی کی لاش گاؤں سے 1.5 پونے 2 میل دور کھڈوں کے ویران علاقے سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش ایسی جگہ پڑی رہی تھی جہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ لاش کا پتہ اس طرح چلا کہ اس کا کوئی حصہ ہاتھ یا پاؤں ایک آوارہ کتے کے منہ میں کسی نے دیکھا۔ یہ راستہ تھا جو لاش والی جگہ سے بہت دور تھا۔ کتے کو ڈھیلے اور پتھر مارے گئے تو وہ اس انسانی عضو کو پھینک کر بھاگ گیا۔ دیکھنے والوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کتا کس طرف سے آ رہا تھا۔ یہ آدمی ادھر گئے، دور انہیں ایک ٹیلے پر گدھ بیٹھے دکھائی دیے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں کسی جانور کا مردار یا کسی انسان کی لاش ہے۔ آدمی وہاں تک گئے۔ راستے سے کئی فرلانگ دور کھڈوں اور کٹی پھٹی زمین پر ایک جگہ لاش پڑی تھی۔ صرف چہرہ سلامت تھا، باقی جسم کی ہڈیاں اور کہیں کہیں گوشت بچا ہوا تھا۔ گردن اور ایک کندھا بھی ابھی تک ٹھیک تھا، باقی جسم گیدڑوں اور کتوں اور گدھوں نے کھا لیا تھا۔ لاش تھانے پہنچی، لڑکی کو بلا کر چہرہ دکھایا گیا۔ بہن نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا تو غش کھا کر گر پڑی۔ اس نے تو اب ساری عمر غشی میں ہی گزارنی تھی۔ وہ ہوش میں آئی تو اسے ایک انگوٹھی دکھائی گئی۔ اسے اس نے پہچان لیا، یہ اس کے بھائی کی انگوٹھی تھی۔ بھائی کے گلے میں کالے دھاگے سے بندھا ہوا سونے کا ایک تعویذ تھا۔ یہ تھانے دار نے لاش کے گلے سے اتارا تھا۔ بہن کو یہ تعویذ دکھایا گیا تو اس نے پہچان لیا۔ لاش کی شناخت ہو گئی۔ چونکہ لاش کھائی ہوئی تھی اس لیے پوسٹ مارٹم سے یہ پتہ چلانا ممکن نہیں تھا کہ موت کا باعث کیا ہے۔ وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، پوسٹ مارٹم کیا ہونا تھا؟ میرا خیال ہے کہ سر اگر ٹھیک تھا تو پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے کھوپڑی کھول کر دماغ دیکھا ہوگا۔ لڑکی نے تھانے میں چیخو پکار کی کہ اس کا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا اور فلاں آدمی نے اسے بار بار کہا تھا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ نکاح پڑھوا لے تو وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ لائے گا۔ لڑکی نے تھانے میں اس خاندان کی دشمنی بھی سنائی اور یہ بھی سنایا کہ یہ لوگ اس کا رشتہ مانگتے تھے لیکن بھائی نے انکار کر دیا تھا۔ لڑکی نے ساری بات سنائی۔ دوسری پارٹی مضبوط تھی، اس نے تھانے دار کو اپنی جیب میں ڈال لیا ہوگا۔ تھانے دار کے لیے اس قتل کو گول کرنا مشکل نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ مر جانے والا 4 روز پہلے مرا ہے۔ تھانے دار نے دوبارہ لڑکی کو تھانے میں بلایا اور باتیں پوچھیں۔ لڑکی اسی آدمی پر شک کرتی تھی جو اس کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ اگر تمہارا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا تو تم نے تھانے میں اطلاع کیوں نہ دی؟ تھانے دار نے پوچھا۔ گاؤں کے بڑے کہتے تھے کہ تمہارا بھائی خود کہیں چلا گیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے رپورٹ لکھوائی اور تمہارا بھائی واپس آ گیا تو تمہیں جھوٹی رپورٹ لکھوانے کے جرم میں سزا ملے گی۔ لڑکی کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ تھانے دار نے کیا کیا چکر چلائے ہیں اور کس کس کے بیانوں سے کاغذوں کا پیٹ بھرا اور یہ لکھ دیا کہ لڑکی کا بھائی خود ہی کہیں چلا گیا تھا۔ یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ رات کو بھیڑیوں نے اسے چیر پھاڑ دیا ہے اور لاش گھسیٹ کر وہاں لے گئے جہاں سے برآمد ہوئی تھی۔ تھانے دار نے یہ بھی لکھا کہ اس علاقے میں بھیڑیوں کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ لڑکی کے بھائی کے قتل کو حادثاتی موت لکھ دیا گیا۔ لڑکی کی طرف سے پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کے بھائی کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ اسے اغوا کس طرح کیا گیا اور کہاں قتل کر کے لاش ویران علاقے میں پھینک دی گئی۔ یہی لوگ لڑکی کے ہمدرد بن گئے اور اس کے دماغ میں یہی ایک بات ڈالنے لگے کہ اس کا بھائی خود چلا گیا تھا اور اپنی کسی بدماشی کی وجہ سے کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ لڑکی تو پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا صرف یہی بھائی رہ گیا تھا، وہ بھی دنیا سے اٹھ گیا۔ بھائی کی موت کے صدمے کے ساتھ انتقام کی آگ تھی جو اسے جلاتی تھی۔ پھر ہر وقت یہ خوف کہ اس کے دشمن اسے اغوا کر لیں گے یا شادی کے لیے مجبور کر دیں گے۔ لڑکی نے دشمنوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے دل کو اور مضبوط کر لیا، لیکن اس کی ذہنی حالت بگڑ جاتی تھی اور اس حالت میں وہ باہر نکل جاتی اور کبھی کبھی وہ گاؤں سے دور نکل جاتی تھی۔ اس دوران اسے مخالف خاندان کا وہ آدمی شادی کے لیے کہتا رہا۔ لڑکی ہر بار اسے دھتکار دیتی تھی۔ اس خاندان کی عورتیں لڑکی کے پیچھے پڑی رہتی کہ وہ شادی کر لے۔ ایک روز لڑکی قبرستان آ گئی، اپنے ماں باپ کی قبروں پر بیٹھی روتی رہی۔
پھر اپنے بھائی کی قبر پر گئی اور وہاں اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ وہ قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف چل پڑی۔ اس ذہنی حالت کو شاید خفقانی حالت کہتے ہیں۔ لڑکی عصر کے وقت قبرستان میں گئی تھی، سورج ڈوب گیا، پھر شام اندھیری ہو گئی، مگر لڑکی اپنے غموں اور تلخیوں میں گم آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ اس نے بعد میں فیقے کو سنایا تھا کہ وہ تو بے ہوشی کسی حالت میں تھی، کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بے دق اٹھی، اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سخت ڈری۔ اس کے سر پر دو آدمی کھڑے تھے، پیچھے دیکھا تو دو عورتیں کھڑی تھیں۔ اسے پتا چلا کہ وہ اپنے گاؤں سے اتنی دور آ گئی ہے کہ جمعدار کے گاؤں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں یعنی ڈھوک سے کوئی زیادہ دور تو نہیں آئی تھی۔ اس کی ڈھوک اور جمعدار کے گاؤں میں صرف 1 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ دو آدمی اور دو عورتیں جمعدار کے گاؤں کی تھیں۔ لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور اس پر کیا بیتی ہے۔ یہ آدمی اس واقعے سے واقف تھے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ تھا۔ جمعدار کے گاؤں کے لوگ صاف کہتے تھے کہ لڑکی کے بھائی کو قتل کیا گیا ہے اور قاتلوں کا خاندان اس لڑکی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ ان آدمیوں نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑائیں گے، لیکن لڑکی کہتی تھی کہ اب وہ اپنے گھر نہیں جائے گی، اگر گئی تو دشمن اس پر بڑے گندے الزام لگائیں گے۔ یہ آدمی مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ لڑکی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ وہ اسے اپنے گاؤں لے آئے اور 3 معززین کو اپنے گھر بلا کر لڑکی ان کے سامنے پیش کر دی۔ ان معززین میں جمعدار بھی تھا۔ ایک نوجوان اور پرائی لڑکی کو اپنے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا، لیکن لڑکی پر جو بیتی تھی اور اس پر جو ظلم ہوا تھا، اس سے سب بہت بھڑکے۔ جمعدار گاؤں میں اونچی ذات اور حیثیت کی وجہ سے اور جمعداری کے عہدے کی وجہ سے جرأت والا تھا اور ضدی بھی تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو یہیں رہنے دو اور اس کے گاؤں چلو، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہے۔ اگر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جمعدار نے کہا، ایسی لڑکی کی مدد نہ کرنا گناہ ہے۔ ان لوگوں کے درمیان بحث ہوئی، تبادلہ خیالات ہوا اور جمعدار نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ وہ صبح لڑکی کو اپنے گھر چھوڑ کر 4 معزز آدمی ساتھ لے گیا اور لڑکی کے گاؤں جا پہنچا۔ لڑکی کے دشمن فریب کاری پر اترے ہوئے تھے۔ انہوں نے معززین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کی تفصیل نہ مجھے معلوم ہے، نہ سنانا ضروری ہے۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ جمعدار نے لڑکی کو اپنی پناہ میں رکھ لیا اور یہ عقل مندی بھی کی کہ واپس آ کر لڑکی کو تھانے لے گیا اور بیان دلوا دیا کہ میں لاوارث ہوں، بالغ ہوں اور اپنی مرضی سے جمعدار کے گھر میں رہوں گی۔ لڑکی کا مکان بھی تھا اور زمین بھی تھی۔ اس کا جو انتظام ہوا وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کے دشمنوں نے اب دشمنی کا رخ جمعدار کے گاؤں کی طرف پھیر دیا، لیکن جمعدار خود بھی صاحب حیثیت تھا اور اسے گاؤں کے معززین کی حمایت بھی حاصل تھی، اس لیے ڈھوک والے کچھ بھی نہ کر سکے۔ لڑکی جمعدار کے گھر رہنے لگی اور یہ وقت آیا کہ اکو زخمی حالت میں جمعدار کے گھر پہنچا اور اس کے ساتھ فیقہ رہا۔ لڑکی کے دل میں فیقے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اکو اپنے گاؤں آ کر تیسرے چوتھے روز ہندو سیانے کے پاس جایا کرتا تھا تو فیقہ اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ وہ کسی اور کو ساتھ لے جاتے ہی نہیں تھے۔ اس کی وجہ اکو اور فیقے نے یہ بتائی کہ لڑکی کو دن معلوم ہوتا تھا کہ فیقہ اکو کے ساتھ حکیم کے پاس آئے گا۔ حکیم ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ لڑکی راستے میں کہیں چھپ جاتی اور جب فیقہ اکو کے ساتھ آتا تو وہ راستے میں رک جاتا اور اکو حکیم کے پاس چلا جاتا تھا۔ پھر اکو ٹھیک ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ملاقاتوں کا سلسلہ رک گیا۔ فیقے نے ایک اور بات بتائی۔ جمعدار کا ایک بیٹا جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ بری نیت سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے لڑکی پر دست درازی بھی کی تھی۔ لڑکی اسے دھتکار چکی تھی۔ وہ جمعدار کو نہیں بتاتی تھی۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعدار لڑکی پر یقین ہی نہ کرے اور اسے گھر سے نکال دے۔ اکو پر جمعدار کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو ساتھ لے کر جمعدار کے گاؤں گیا۔ پھر جمعدار ہمارے گاؤں میں اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ اسی طرح ان کے تعلقات گہرے ہو گئے۔ ایک بار اکو اور فیقہ جمعدار کے گھر گئے۔ 1 2 مہینوں کے بعد اکو نے ہمیں آ کر بتایا کہ اس کے ماں باپ نے جمعدار، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اپنے گھر 1 2 راتیں رہنے کے لیے مدعو کیا۔ لڑکی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ جمعدار اپنی بیوی اور بڑے بیٹے کے ساتھ آ گیا اور وہ 2 دن اکو کے گھر رہے اور چلے گئے۔ 6 7 دنوں کے بعد جمعدار کا بڑا بیٹا ہمارے گاؤں آیا۔ وہ ہمارا ہی ہم عمر تھا، اس لیے اکو اور فیقے کا دوست بن گیا تھا۔
उसने बताया कि लड़की का जो उम्मीदवार था, जिसने लड़की के भाई को कत्ल किया था, वो कत्ल हो गया है। थानेदार जमादार के गांव आया था। वो लड़की पर शक करता था कि उसने अपने भाई के खून का इंतकाम लिया है और जमादार ने उसकी मदद की होगी। जमादार और गांव के मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों ने थानेदार को घेर लिया और उसे यकीन दिलाया कि लड़की ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती, और अगर जमादार ने उसकी मदद करनी होती तो बहुत अरसा पहले करता। अब तो 9-10 महीने गुजर गए हैं। इसके अलावा भी थानेदार और उन लोगों के दरमियान बातें हुई होंगी। जमादार के बेटे ने यह बात खास तौर पर बताई कि थानेदार लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था। जमादार को और गांव के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को मालूम था कि लड़की के भाई के कत्ल को उस थानेदार ने गोल कर दिया था और अब भी ये उसी पार्टी के हाथों में खेल रहा है। किसी और में इतनी जुर्रत नहीं थी कि थानेदार को धमकी देता। ये जुर्रत जमादार ने की। जनाब थानेदार साहब, जमादार ने कहा, आपके लिए बेहतर यह है कि यहाँ से चले जाएं। आप पहले रिश्वत खाकर एक जवान लड़के का खून हजम कर चुके हैं और एक यतीम बच्ची पर जो जुल्म हुआ है, उससे आपने नजरें फेर ली थी। अब फिर आप उसके पीछे आ गए हैं। मेरा ओहदा आप जानते हैं। मैं लड़की को साथ लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास चला जाऊंगा और मैं अंग्रेज फौजी अफसरों की सिफारिश लेकर जाऊंगा। जरा सोचें कि ये लड़की इतनी दूर जाकर एक जवान आदमी को किस तरह कत्ल कर सकती है। थानेदार इतनी जल्दी भागने वाला तो नहीं था, लेकिन वो दब गया था। वो अंग्रेजों का दौरे हुकूमत था। रिश्वतखोरी को अंग्रेज बर्दाश्त नहीं करता था। थानेदार मुजरिम था, इसलिए चला गया। मकतूल की लाश उसकी ढोक के करीब ही से मिली थी। लाश का गला रस्सी से घोंटा गया था। रस्सी गर्दन से बंधी हुई थी। लाश के सर के आसपास 3-4 पत्थर पड़े हुए थे। लाश का चेहरा और सर कुचला हुआ था। साफ पता चलता था कि लाश के सर पर पत्थर मारे गए थे। थानेदार ने बहुत मुश्तबे बुलाए और उन्हें मार मार कर बेहोश करता रहा, लेकिन कोई भी इकबाली नहीं हुआ। मकतूल का चाल चलन भी सही नहीं था। इस शक की बिना पर 2-3 औरतों और उनके आदमियों को भी थाने बुलाया गया, लेकिन कातिल नहीं मिला। 3 महीने और गुजर गए। फीके ने पहली बार बताया कि उसका बाप और माँ जमादार के घर उसके लिए लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। इस तरह 2-3 फेरों से जमादार ने रिश्ता दे दिया। दरअसल अपना रिश्ता लड़की ने खुद दिया था। फिर उनकी शादी हो गई। हम तमाम दोस्त बारात के साथ गए थे। लड़की ने अपना मकान और तमाम जमीन एक हिंदू साहूकार के हाथ बेच दी और जमादार बैलगाड़ियों पर उसके घर का तमाम सामान ले आया था। ये सामान और जायदाद का रुपया लड़की के साथ फीके के घर आ गया था। इस तरह नूर हमारे गांव आ गई। वो जिंदा दिल और खुश तबाह लड़की थी। नवंबर 1988 में नूर के पास उसका सिर्फ नाम रह गया था और उसकी जिंदा दिली अभी तक कायम थी। उसके हुस्न जवानी को उम्र ने खा लिया है। चेहरे पर गहरी लकीरों का जाल, बाल दूध की मानिंद सफेद, हाथों में रेशा और कमर जरा झुकी हुई। वो कब्रिस्तान फीके की कब्र पर जा रही थी। फीके को फौत हुए 4 साल गुजर गए हैं। हम दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो पहले फीके की कब्र पर गए। उसके बेटों ने कब्र पक्की करवा कर फूलदार टाइलें लगवा दी थी। हमने फातिहा पढ़ी और नूर ने सर से दुपट्टा उतार कर कब्र से मिट्टी झाड़ी। इसके साथ साथ वो बोलती जा रही थी। वो फीके की बातें कर रही थी, कभी हंस पड़ती, कभी उसके आंसू बहते थे। साबू, नूर कब्र झाड़ कर सीधी हुई और कहने लगी, फीका असल मर्द था। उसने मेरा सीना ठंडा कर दिया था। हाँ नूर, मैंने कहा, सीना मोहब्बत की गर्मी से जल रहा हो तो। तू भी असल मूर्ख है साबू, नूर ने कहा। मैं मोहब्बत की गर्मी की बात नहीं कर रही। तुझे याद नहीं, उन जालिमों ने मेरे भाई को अगवा करके कत्ल कर दिया था। मैंने कसम खाई थी कि भाई के खून का बदला अपने हाथों लूंगी। मैं जमादार चाचा के घर आई। अल्लाह चाचा को जन्नत में जगह दे। उसके बेटे ने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मैंने एक रोज उसे कहा कि मैंने अपने भाई के कातिल को कत्ल करना है। बोलो, मेरी मदद कर सकते हो? वो बद आदमी था। उसने जो शर्त रखी वो मुझे मंजूर नहीं थी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। उसने कहा कि मेरी मंगनी तो 10 साल पहले हो गई थी, बगैर शादी के मेरी शर्त पूरी कर दो। उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी। बुरी नीयत वाले आदमियों में जुर्रत हुआ ही नहीं करती। मैं नूर की ये बात तवज्जो से सुन रहा था। वो अजीब से लहजे में बोल रही थी। फिर अक्कू के साथ फीका आ गया। नूर कह रही थी, उसने और अक्कू ने तुझे जरूर सुनाया होगा कि मैं उसे छुप छुप कर मिला करती थी।
फीके ने मुझे आसमान के सितारों जैसी पाक और सच्ची मोहब्बत दी। मैंने उसे सारी बात सुनाई थी कि मेरा भाई किस तरह अगवा और कत्ल हुआ था। फिर उसे कहा कि मैं अपने भाई के खून का बदला लेने की कसम खा चुकी हूँ। फीके ने कहा कि नूर, मैं तेरी कसम पूरी करूंगा। इस जवां मर्द ने मेरी कसम पूरी कर दी। वो कैसे नूर? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे याद है हमने सुना था कि कातिल का पता नहीं चला, और आज वैसे ही दिल में आ गई है कि तुझे राज की ये बात भी बता दूं। नूर ने कहा, मैंने जमादार चाचा के आगे रो कर कहा था कि मैंने अपने भाई के खून का बदला लेना है और फीका मेरे साथ जाएगा। चाचा ने मुझसे जो भी बातें पूछी वो मैंने साफ साफ बता दी। नूर ने मुझे ये सुनाकर हैरान कर दिया। नूर का सीना इस तरह ठंडा हुआ कि जिस रात जमादार, उसकी बीवी और बड़ा बेटा हमारे गांव अक्कू के घर आए हुए थे, उस रात फीका घोड़ी पर जमादार के गांव चला गया। नूर छत पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे जमादार ने कहा था कि रात को फीका उसके पास आएगा और तुम उसके साथ चली जाना। फीके को जमादार ने सब कुछ बताया था। असल बात यह बताई थी कि जमादार ने अपना एक गरीब सा नौकर नूर की ढोक उस आदमी से मिलने के लिए भेजा था जो नूर के भाई का कातिल था। ये नौकर दरअसल गरीब और सीधा साधा नहीं था, वो बुद्धू सा बन कर गया था। उसने उस आदमी को नूर का ये पैगाम दिया था कि मैं यहाँ जमादार के घर बहुत तंग हूँ, जमादार मुझे अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है, उसका बेटा मुझे अलग तंग करता है। खुदा के लिए आज रात मुझे मिलो, मैं चोरी चोरी आऊंगी, तुम्हारे साथ एक दो बातें करूंगी, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह जाऊंगी। उस आदमी को समझा दिया गया था कि उसे कोई देख ना सके या पहचान ना सके। नूर ने उसे मिलने की जगह बता दी थी। वो पैगाम देकर आ गया। रात को फीका नूर के गांव पहुंचा। नूर गांव से निकल आई और फीके के आगे घोड़ी पर बैठ गई। वो फीके को मुकर्ररा जगह से कुछ दूर ले गई। घोड़ी एक खड्ड में छोड़ दी गई। नूर अकेले आगे गई। चांदनी रात ने बहुत फायदा दिया। फीका जरा दूर दूर उस जगह तक गया। नूर के हाथ में रस्सी का टुकड़ा था। उसे और फीके को यह तरीका जमादार ने बताया था। मकतूल वहां पहुंचा हुआ था। औरत के मामले में मर्द बड़ी कमजोर चीज है। उसने नूर को आते देखा तो दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसे पता ही न चला कि वहां और कोई भी है। ये उसे उस वक्त पता चला जब फीका उसके पीछे पहुंच चुका था। वो पीछे मुड़ा तो फीके ने उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। पीछे से नूर ने उसके गले में रस्सी फेंकी और गर्दन के पीछे एक गांठ देकर दोनों पूरी ताकत से खींचने लगे। मुझ में इतनी ताकत आ गई थी जितनी दो तीन आदमियों की होती है, नूर ने मुझे सुनाया। मेरी आंखों के सामने मेरा भाई आ गया। मैंने भाई के कातिल को 1 मिनट में खत्म कर दिया। फीके ने उसे छोड़ा तो वो गिर पड़ा। चांदनी में मुझे दो दो शेर, तीन तीन शेर वजनी पत्थर नजर आए। वो मरदूद मर गया, लेकिन मैंने पत्थर उठा उठाकर उसके मुंह पर मारने शुरू कर दिए। मैं तो चुड़ैल बन गई थी। मैं पत्थर उठा उठाकर उसके मुंह पर मारती थी। फीका मुझे वहां से घसीट कर लाया और उठाकर घोड़ी पर बिठाया। फीके ने नूर को उसकी ढोक के बाहर छोड़ा और खुद घोड़ी दौड़ाता अपने गांव पहुंच गया। उसने सुबह अक्कू के घर जाकर जमादार को बताया कि काम हो गया है। जमादार एक और रात रहकर वापस चला गया। फिर थानेदार नूर को शामिल तफ्तीश करने आया। जमादार ने उसे जिस तरह भगाया वो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं।